तो यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत। पंचायती चुनाव में सुधार की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम चला है। चुनाव में अक्सर धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है। धनबल और बाहुबल के प्रयोग को चुनाव में रोका जाए, पंचायत चुनाव में ना इस्तेमाल होने दिया जाए, इसके लिए योगी सरकार कदम उठाएगी। पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की तैयारी लेकर एक प्रस्ताव केंद्र में भेजा गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर प्रस्ताव है। सीधे जनता से कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी है। फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर प्रस्ताव है और ग्राम प्रधान की ही तरह सीधे जनता से करवाएगी योगी सरकार। केंद्रीय पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए भेजा प्रस्ताव। कोरोना की वजह से राज्य में अभी चुनाव टाले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो वहीं 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। इसलिए अब केंद्र सरकार को इस 73वें संविधान संशोधन में दूसरा संशोधन करना होगा। कोरोना संकट की वजह से राज्य में अभी चुनाव टाले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो वहीं केंद्र सरकार अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद से पारित करवा लेती है तो फिर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों का चुनाव भी सीधे जनता ही करेगी। तो वहीं यूपी में बार खोले जाने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। बार में शराब पीने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर कि यूपी में बार खोलने की तैयारी की जा रही है। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने दी बार खोलने की इजाजत। बार खोले जाने के बारे में आबकारी विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। शासन को प्रस्ताव भेजकर बार खोलने की अनुमति लेगा आबकारी विभाग। शासन से अनुमति मिलने पर आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि एक बार सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद आपकी आबकारी विभाग आदेश जारी करेगा और उसके बाद यहां तमाम बार खोले जा सकते हैं। तो फिलहाल आबकारी विभाग शासन से हरी झंडी लेने के लिए प्रस्ताव भेजेगा और उसके बाद अगर हरी झंडी मिलती है तो फिर बार जल्द ही खोले जा सकते हैं और यूपी में जल्द बार खुल सकते हैं। तो यूपी में बार खोलने की तैयारी की जा रही है और बार खोलने के साथ ही यहां पर उन तमाम लोगों के लिए राहत की बात होगी, जो अच्छी खबर होगी, जो लगातार बार खोलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो बार में शराब पीने के शौकीन हैं उनके लिए ये जरूर एक राहत की बात होगी। उनके लिए अच्छी खबर है कि शासन को प्रस्ताव भेजकर बार खोलने की अनुमति लेगा आबकारी विभाग और अगर शासन से हरी झंडी मिलती है तो फिर इस कदम बढ़ाए जाएंगे और बार खोले जाएंगे। तो वहीं नोएडा से खबर कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का असर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर दिखा है। बॉर्डर से पुलिस की चेकिंग हटाई गई। नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक बेहतर खबर है कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर इसका असर दिखा। जो ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक रहती थी वो अब लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीधे फ्लो रहेगा और कोई भी पास चेक नहीं होगा, कोई भी बैरिकेड नहीं रहेगा। तो ऐसे में ये एक अच्छी खबर जरूर है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का असर दिखाई देने लगा है। आज 1 सितंबर है। आज से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस लागू हो गई है और ऐसे में अनलॉक 4 के अंदर दिल्ली नोएडा बॉर्डर्स खोलने की इजाजत दी गई थी। तो ऐसे में अब कोई भी पास नहीं चेक किया जा रहा, बल्कि दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने के लिए सभी को अनुमति होगी, किसी को भी पास की जरूरत नहीं होगी। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का असर भी दिखने लगा है। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का दिखने लगा है असर। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए किसी भी पास की अब जरूरत नहीं होगी और ऐसे में अनलॉक 4 के जो नियम हैं वो अब ग्राउंड पर भी दिखने लगे हैं। संवाददाता विनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में दिल्ली नोएडा के बॉर्डर को खोला गया, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोई पास चेक नहीं हो रहा, कोई बैरिकेड नहीं है। इसके अलावा ग्राउंड पर और क्या कुछ फेरबदल हुए हैं आज से? जी, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में जिला अधिकारी के आदेश के बाद में लॉकडाउन 4 के जो आज से आदेश लागू हुए उसमें सबसे पहले बॉर्डरों पे जो चेकिंग हुआ करती थी उस चेकिंगों को हटा दिया गया है। जो पास मांगे जाते थे वो पास को बिल्कुल तरह रद्द कर दिए गए हैं कि अब किसी भी तरीके के पास नहीं देखे जाएंगे और सब अपने दिल्ली और नोएडा से आना जाना सब आराम से कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों से हमने बात भी की थी, लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि पहले पास की वजह से बड़ी झिकझिकबाजी होती थी पुलिस वालों से भी और जब काफी जाम का सामना भी करना पड़ता था। तो लोगों को अब बहुत राहत मिली है इस चीज से कि पास चेकिंग नहीं किया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन 4 में जिला अधिकारी की तरफ से जो शनिवार संडे का वीकेंड का जो लॉकडाउन था वो साफ तौर पे लगा रहेगा और
तो कुछ चीजें जो दुकानें खुला करती थी वो आउट और इनके द्वारा ही खुला जाएगा कि एक दुकान पहले खुलेगी, उसके अगले दिन दूसरी दुकान खुलेगी बगल वाली। तो इस तरीके के जो आदेश है वो अभी भी जारी रहेंगे। फिलहाल जो बॉर्डर है, खाली बॉर्डर के पास में जो चेकिंग थी, जो पास चेक किए जाते थे, वो चीज हटाई गई है इस लॉकडाउन 4 में। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। प्रोजेक्ट में 65 करोड़ रुपए यूरो इन्वेस्ट करेगा यूरोपीय निवेश बैंक। और आपको बता दें कि कानपुर में पहली मेट्रो लाइन के लिए निर्माण के लिए 65 करोड़ यूरो का निवेश होगा। 30 लाख लोगों को तेज और किफायती सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा। EIB ने एक बयान में कहा कि नई मेट्रो रेल प्रणाली सफर के घंटों को कम करेगी और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में रोजगार और शिक्षा के नए मौकों को खोलेगी। यूपी में ये दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है जिसमें EIB सहायता कर रहा है। इससे पहले लखनऊ में मेट्रो रेल में विकास के लिए बैंक ने 45 करोड़ यूरो का निवेश किया था। तो यूपी में ये दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है जिसमें EIB सहायता कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में EIB करेगा मदद और एक बड़े स्तर पर यहां EIB पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो प्रोजेक्ट में 65 करोड़ यूरो इन्वेस्ट करेगा यूरोपियन निवेश बैंक। वहीं महराजगंज के अंदर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। छापेमारी के दौरान पकड़ी गई सेक्स वर्कर्स। मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की है। महराजगंज के शास्त्री नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। महराजगंज और बिहार की युवतियां चला रही थी सेक्स रैकेट, तो यहां पर उन युवतियों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें यहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और काफी समय से इसके इनपुट्स मिल रहे थे पुलिस को। फिलहाल पुलिस ने छापेमारी की तो यहां पर कई सेक्स वर्कर पाए गए हैं और उन सबको हिरासत में लिया गया है। तो ये महराजगंज और बिहार की कई लड़कियां थी, युवतियां थी जो यहाँ पर सेक्स रैकेट चला रही थी। साथ ही साथ कई यहाँ पर कस्टमर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। तो कई सेक्स वर्कर्स को यहाँ पर हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान ये पकड़ी गई है। तो महराजगंज के शास्त्री नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा करे। पावर बैंक, मोबाइल मोहल्ले में तो मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ये पकड़ी गई हैं सेक्स वर्कर्स और मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की। अभिमुक्त पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए महराजगंज से। अभिमुक्त, ये एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ सरकार ने यहाँ पर प्रशासन ने किया है। पुलिस ने पूरे रैकेट को यहाँ पर दबोचा है। क्या इसका सरगना भी पुलिस की हत्या चढ़ा है? जी बिल्कुल, बता दें ये सदर कोतवाली महाराजगंज का मामला है जिसमें स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की। छापेमारी में कुछ महिलाएं और उसके साथ जो उनके साथ सहयोगी थे वो पकड़ में आए हैं पुलिस को। हालांकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ और जगह छापेमारी हो सकती है। तो लगातार पुलिस की टीम अभी उनसे पूछताछ कर रही है। बाकी जगहों की भी अभी तलाश पुलिस की तरफ से सर्च किया जा रहा है। हालांकि कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा इनके खिलाफ और विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद खबर गाजियाबाद से, जहां पर कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया। शामली जाते समय मुरादनगर गंगनहर के पास रोक लिया गया। ब्राह्मणों की हत्या के बाद परिवार से मिलने जा रहे थे कांग्रेसी। प्रमोद कृष्णम, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा समेत अन्य डेलीगेशन का हिस्सा है और कांग्रेस के इस डेलीगेशन को रोक लिया गया है। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णन है, सतीश शर्मा है इस डेलीगेशन में और गंगनहर के पास मुरादनगर में इनको रोक लिया गया। तो ब्राह्मणों की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए, संवेदनाएं दिखाने के लिए आप पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का डेलीगेशन जो कि रोक लिया गया, मुरादनगर गंगनहर के पास रोका गया है इन्हें। तो कांग्रेस के इस डेलीगेशन को रोका गया है। प्रमोद कृष्णम, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा समेत अन्य डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो कि कांग्रेस के डेलीगेशन को रोक लिया गया। आपको बता दें कि ये सभी ब्राह्मणों की हत्या के बाद परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे थे। शिवम गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। शिवम, कांग्रेस के डेलीगेशन को गंगनहर के पास रोका गया है, अभी स्थिति क्या है वहां पर? क्या इन्हें जाने दिया गया या ये लगा जाने की जिद पर अड़े हैं? देखिए, जिस तरीके से शामली में ब्राह्मणों की हत्या को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई थी, उसी के चलते गाजियाबाद से कांग्रेस एक डेलीगेशन जो कि शामली जा रहा था
उसमें खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ में पूर्व मंत्री काफी मौजूद थे। हालांकि गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने उन्हें मुरादनगर गंगा नहर पर रोक लिया, जिसके बाद काफी राजनीतिक गरमाई है और जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौके पर भारी फोर्स बनी हुई है। उसके बाद जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर जानकारी दी और आरोप लगाए योगी सरकार पर कि मेरी गाड़ी गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने रोक ली है और शायद पलट भी जाए, लगातार इस पर ब्राह्मणों पर राजनीतिक गरमाई हुई है। हालांकि अब पुलिस उन्हें समझा रही है कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते आप नहीं जा सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है और कोरोना काल में इस तरह का मूवमेंट नहीं है अलाउड। हालांकि कांग्रेस अभी भी जिस पर अड़े हुए हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, राजनीतिक गरमाई हुई है। पुलिस लगातार समझा रही है, मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जाम की स्थिति अभी भी जैसी की तैसी बनी हुई है। डेलीगेशन में कितने लोग हैं शिवम, और किस तरह अब बीच का रास्ता क्या इस पर निकलता दिख रहा है आपको वहां पर? देखिए, डेलीगेशन की बात करें तो करीब 15 से 20 लोगों का डेलीगेशन, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं और छोटे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हालांकि मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के एडीएम भी मौजूद हैं, जो लगातार उन्हें समझा रहे हैं कि करीब 5 से 6 लोग जो कि हैं बड़े डेलीगेशन में वो शामिल जा सकते हैं और उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। कोई कोरोना काल है, इस तरीके की 20 लोगों की भीड़ नहीं जा सकती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी समझा रहे हैं पर अभी भी जो 20 के 20 ठीक है, चलिए, बहुत डेलीगेशन है बहुत वो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर गाजीपुर से, जहां पर एसआई संदीप कुमार समेत 3 कांस्टेबल लाइन हाजिर कर दिए गए। दिलदार नगर थाने के एक एसआई समेत 3 कांस्टेबल लाइन हाजिर हुए हैं। कांस्टेबल विनीत कुमार यादव, कांस्टेबल राजू कुमार, कांस्टेबल कुंदन कुमार। एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने लाइन हाजिर किया। फल विक्रेता और उसके परिवार के साथ मारपीट का आरोप था। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के दिलदार नगर का मामला था, जहां पर 3 कांस्टेबल सहित एक का एसआई को भी यहां से। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर बेटे को पिता से पैसे मांगना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि बेटे के साथ पिता और चाचा ने जमकर मारपीट की है। बेटे ने एडमिशन के लिए पिता से पैसे मांगे थे और छात्र अरुण की बेरहमी से डंडे और बेल्ट से पिटाई कर दी गई। छात्र अरुण ने बीटा 2 पुलिस को इसकी शिकायत की है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और पिता से फीस के लिए पैसे मांगे थे, एडमिशन के लिए पैसे मांगे थे, जिसके बाद पिता और चाचा ने मिलकर उसे जमकर पीटा। इसके बाद बीटा 2 थाना पुलिस में उसने शिकायत दर्ज कराई है। उसे बुरी तरह से डंडे से और बेल्टों से पीटा गया है। बेटे ने एडमिशन के लिए पिता से रुपए मांगे थे। तो वहीं मथुरा में गुमटी रखने को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों में मारपीट हुई, पथराव हुआ। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। कोतवाली इलाके के मच्छी फाटक के पास की घटना है। तो 2 पक्षों में मारपीट हुई, पथराव हुआ है। आपको बता दें कि मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। खबर झांसी से, जहां पर पुरानी रंजिश में युवक की हत्या हुई। पीट पीटकर युवक को अधमरा कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम और पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पीट पीटकर युवक को अधमरा कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है।